हाल ही में 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखा है। अब 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने से संबंधित है। हमारी प्रारंभिक परीक्षा में तो यही पूछा जाएगा कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने से संबंधित। लेकिन हमारी मुख्य परीक्षा में कुछ और बातें पूछी जा सकती हैं, तो हम डिटेल से इस टॉपिक को समझ लेते हैं। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से संबंधित अगर मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो हमारी क्या अप्रोच रहेगी या किन किन फैक्ट्स को हम शामिल कर सकते हैं, तो उसका एक शॉर्ट नोट्स है। देखते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें शामिल की जा सकती हैं। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से रिलेटेड क्या रहा है कि 103वें संविधान संशोधन 2019 की वैधता को बरकरार रखी, यानी अभी ये जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 है ये बरकरार रहेगा। ये 7 नवंबर 2022 का निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। अब हमारी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में। 3 अंकों में प्रश्न आ सकता है या 5 अंकों में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ये शिक्षा व सरकारी नौकरी में सामान्य वर्ग की आबादी में ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने की शक्ति को बताता है। अब ये 10% आरक्षण देने की शक्ति केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि राज्य सरकार इस संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी वो 10% आरक्षण शिक्षा व सरकारी नौकरी में देगा या नहीं देगा, तो इस संबंध में राज्य सरकार स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। अब अगर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में कुछ और बातें मूलभूत जाने, तो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है ये सिन्हो आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया है। सिन्हो आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करने के लिए संविधान में आर्टिकल 15(6) और 16(6) जोड़े गए। आर्टिकल 15(6) किससे संबंधित है? शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु ईडब्ल्यूएस को 10% तक सीटों का आरक्षण प्रदान करने के लिए। वहीं आर्टिकल 16(6) सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस को सभी पदों पर 10% तक आरक्षण देने से संबंधित है। एक बात ध्यान रखना है कि जो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु ईडब्ल्यूएस को 10% सीटों का आरक्षण होगा वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। एक बात और इसमें कही गई कि SC ST OBC को मिले आरक्षण के अतिरिक्त है ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। कुछ योग्यताएं देख लेते हैं जिनके आधार पर ईडब्ल्यूएस का वर्गीकरण होगा। तो इसमें बात कही गई है कि कोई व्यक्ति जो SC ST OBC के लिए आरक्षण प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता और जिसके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, तो वो योग्य है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने के लिए। कुछ अयोग्यताएं भी बताई गई हैं कि जिनके आधार पर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे बताया गया कि कोई व्यक्ति जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि हो। दूसरी बात आवासीय फ्लैट को लेकर है कि उसके पास 1000 वर्ग फुट का आवासीय फ्लैट है। और तीसरी बात बताई गई है कि आवासीय भूखंड को लेकर अगर अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 गज या उससे अधिक का 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड है तो वो भी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में नहीं आएगा। और अगर अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड है तो वो भी नहीं आएगा। तो ये सब कंडीशंस हैं, ये ध्यान रखना है, ये बेसिक जानकारी थी। अब जो 2019 का ईडब्ल्यूएस से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था तो उसमें क्या क्या मुद्दे थे ईडब्ल्यूएस से संबंधित, किसके आधार पर उसमें याचिकाएं लगाई गई थी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को रद्द करने के लिए। तो उसमें एक चीज़ सबसे पहली बात कही गई थी कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि केवल आर्थिक आधारों पर, आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। एक और बात कही गई थी कि इसमें SC ST OBC को रिजर्वेशन में शामिल नहीं किया गया है, तो ये समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब देते हुए कहा कि SC ST OBC का जो इसमें अपवर्जन किया गया है या उन्हें ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से बाहर रखा गया है तो ये उचित वर्गीकरण का हिस्सा है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी लाभ मिल रहा है और दोहरे लाभ से बचाव में ये सहायक है।
इसलिए उनको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में शामिल नहीं किया गया। वहीं तीसरी बात ये मुद्दे में थी कि इंदिरा साहनीवाद 1992 में ये कहा गया था कि आरक्षण की ऊपरी सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 50% की सीमा है केवल SC ST OBC और सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए ही है, सामान्य वर्ग पर लागू नहीं होता। और इंदिरा साहनीवाद में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि ये इस सीमा का उल्लंघन कभी नहीं किया जा सकता। तो ये सभी समयों के लिए कठोर और अनुलंघनीय घोषित नहीं है, इसलिए 50% की सीमा के इतर जाकर 10% का आरक्षण दिया गया। हमने बार बार इंदिरा साहनीवाद की चर्चा की है, तो इसमें इंदिरा साहनीवाद के बारे में अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। 1992 का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय इसमें दिया था। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। क्रीमी लेयर के बारे में भी इसमें कहा गया है कि क्रीमी लेयर को पिछड़े वर्गों से बाहर रखा जाएगा। एक बात और इसमें कही गई है कि नागरिकों के लिए पिछड़े वर्ग की पहचान जाति व्यवस्था के आधार पर की जा सकती है, लेकिन केवल और विशेष रूप से आर्थिक मानदंडों के संदर्भ में पहचान नहीं की जा सकती। तो ये बातें इंदिरा साहनीवाद के बारे में ध्यान रखना है। अगर हम ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में और बातें जानें तो क्या महत्व है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का, तो राम सिंह और अन्य बनाम भारत संघवाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि आप पिछड़े वर्गों की पहचान गैर जाति आधारित करिए, यानी जाति आधारित पहचान को के इतर आप पिछड़े वर्गों की पहचान करिए। तो इस दिशा में, क्योंकि ये सामान्य वर्ग को रिजर्वेशन जो है ये गैर जाति आधारित यानी जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, यानी जो इस कैटेगरी में आते हैं सामान्य वर्ग के वो सब ईडब्ल्यूएस का हिस्सा होंगे। तो इस दिशा में अगर हम बात करें कि गैर जाति आधारित पिछड़े वर्गों की पहचान की दिशा में ये सकारात्मक कार्रवाई होगी। दूसरी बात क्या है कि सामान्य वर्ग की जो गरीब आबादी है उसको आर्थिक न्याय मिलेगा और संविधान के परिवर्तनकारी लक्ष्यों के अनुरूप भी ये सही है। एक और बात है कि समाज के पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि आप इसका एक विस्तृत दृष्टिकोण अपनाइए, गैर जाति आधारित पहचान करिए, तो उसी दिशा में एक नया मापदंड है ये, है ना, नई प्रथा है, विधि है, मानदंड है, कुछ भी आप कहिए। लेकिन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। जैसे पहली बात कि अगर हमारे भारतीय संविधान में ये किसी शिक्षा के क्षेत्र में या सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो आरक्षण का मूलभूत उद्देश्य है सामाजिक सशक्तिकरण करना, ना कि वित्तीय सशक्तिकरण करना। और सामाजिक सशक्तिकरण की ही दिशा में ये जो SC ST OBC को रिजर्वेशन दिए गए हैं। एक बात और इसमें कही गई है कि जो जातिगत भेदभाव है, जातिगत भेदभाव पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, लेकिन जो गरीबी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आवश्यक रूप से नहीं जाती। हो सकता है कि वर्तमान पीढ़ी गरीबी में हो, लेकिन अगली पीढ़ी जरूरी नहीं कि वो आगे गरीबी में ही रहेगी, तो यहाँ सुधार हो सकता है। तो यही बात इसमें कही गई है कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक सशक्तिकरण होता है, ना कि वित्तीय, यानी गरीबी उन्मूलन उद्देश्य नहीं है आरक्षण का। एक और बात इसमें कही गई कि आरक्षण तभी दिया जाता है जब किसी समुदाय का प्रतिनिधित्व कम हो या उसका अभाव हो, लेकिन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इसके समतुल्य नहीं है। आप देखेंगे कि सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व तो हर जगह है, तो फिर ये सिद्धांत के खिलाफ है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। कुछ और बातें कही गई, जैसा कि हमने बात की कि SC ST OBC को ईडब्ल्यूएस से बाहर रखा गया, यानी समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। फिर एक जो आय मानदंड इसमें रखा गया है कि परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, तो आप देखेंगे जो टैक्स स्लैब देखेंगे तो 5 लाख या 7 लाख के अंदर छूट रहती है, यानी 5 लाख से अगर आपकी अधिक आय तो वहाँ भी आपको टैक्स देना है। लेकिन आप यहाँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आएंगे तो ये एक मतलब दुविधा की स्थिति है। कुछ और बातें इसमें कही गई हैं कि भाई आय मानदंड की समस्या, यानी प्रत्यक्ष आय पर डेटा उपलब्ध नहीं है कि किसकी कितनी प्रत्यक्ष आय, यानी यहाँ पर डेटा का अभाव है। फिर बात यहाँ पर वही कही गई है कि राष्ट्रीय स्तर पर औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति आय से ये बहुत ज़्यादा आंकड़ा है जो 8 लाख का है, ठीक है। फिर लोक लुभावन बात एक मुद्दा उठाया गया है कि राजनेता ज़्यादातर लोक लुभावन वादे करते हैं और उसको अमल लाने के लिए फिर करते हैं, तो भविष्य में 50% से अधिक आरक्षण की जो सीमा है हो सकता है इसका उल्लंघन बार बार हो, ठीक है।
तो आगे की राय क्या है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर? तो इसमें कुछ बातें कही गई हैं कि जैसे जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के अपेक्षित लाभार्थी हैं उनकी पहचान की जाना आवश्यक है। यहाँ पर प्रत्यक्ष आय पर डेटा उपलब्ध होना चाहिए और आय मानदंड जो अभी 8 लाख से कम की बात कही है तो कम से कम आप आयकर स्लैब के बराबर लाओ। फिर इसमें ये चीज़ कही गई कि पिछड़े वर्ग की पहचान का एक सतत ढांचा होना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने पूरा डिटेल से डिस्कस किया ईडब्ल्यूएस कोटा 103 अमेंडमेंट 2019 का। हमारी प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।